हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको लैब स्टन की फ्री चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मेटल नॉन मेटल चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेटलर्जी को भी स्टार्ट किया था। शुरू के दो स्टेप्स को यानी कि कंसंट्रेशन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों को समझ लिया था। ओके, तो आज की वीडियो में हम बाकी हुए स्टेप्स को भी देखेंगे और जितने टॉपिक्स इस चैप्टर के बच गए उनको भी कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बोलूँगा कि वीडियो के नीचे आपको कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तभी मैं आपको खुद से कनेक्टेड पाऊंगा कि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपको वो डिलीवर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। फील होता है कि जैसे मैं फालतू में वीडियो बना रहा हूँ, आपके कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो आपको लाइक भी करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दो स्टेप हमने देख लिया था पिछली वीडियो में, आज हम थर्ड स्टेप देखेंगे। ओके, सेकंड स्टेप में हमने जो ओर था उसका हमने क्या कर दिया था, ऑक्सीडेशन कर दिया था। ऑक्सीडेशन करके उसका हमने क्या बना दिया था, ऑक्साइड बना दिया था। ओके, जैसे जिंक ऑक्साइड बन गया था। अब देखिए हमें जिंक ऑक्साइड तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए जिंक एलिमेंट चाहिए हमें एक। तो इसको ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना होगा। अब हमने पीछे पढ़ लिया था, अगर हम किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाएंगे तो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का हटाना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को हटा रहे हैं हम, इसलिए इस जो थर्ड स्टेप को बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ मेटल। ओके, थर्ड स्टेप क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ मेटल। सेकंड क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ओके, तो हमें इसमें धातु प्राप्त हो जाता है थर्ड स्टेप में, यानी हम मेटल ऑक्साइड से सीधे मेटल प्राप्त कर लेते हैं। ओके, और किसके थ्रू करते हैं, वेरियस मेथड के थ्रू। देखते हैं कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है बाय हीटिंग, यानी कि गर्म करके। तो सभी जो जितने भी मेटल होते हैं उन सभी को गर्म करके नहीं कर सकते। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में यानी कि लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, सिर्फ उन्हीं का हम गर्म करके क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया और पारा हो गया। ये ऐसे एलिमेंट है जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे में। तो इनका अगर हमें रिडक्शन करना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम गर्म कर देंगे, इनको हीट कर देंगे और हमें डायरेक्ट मेटल मिल जाएगा। ओके, दूसरा स्टेप है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट हम पहले देख चुके हैं। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करके भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। ये किन के लिए करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में है। ओके, जो मॉडरेट है बीच में, मध्य में कौन कौन से, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। ओके, इनका रिडक्शन करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तभी इनका रिडक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे कौन सा डालते हैं, तो कार्बन डालते हैं या फिर एल्युमिनियम डालते हैं। एल्युमिनियम और कार्बन ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, मध्य में है, जो मिडल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, जो मध्य में जितने भी एलिमेंट है उनका अगर हमें रिडक्शन करना है तो उनके लिए क्या करेंगे, हम रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू करेंगे। ओके, थर्ड देखिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किनका करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होते हैं। ओके, यानी कि हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके रिडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी कि उच्च अभिक्रियाशील, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हो गए टॉप पे हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज के। तो इनको रिडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा करेंगे, यानी कि एक विलियन बनाएंगे और उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तो इनका रिडक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला था हीटिंग। तो हीटिंग में हम किनका करते थे, जो लेस रिएक्टिव है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इसका देखिए हम कैसे करेंगे, कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, इसको डायरेक्ट गर्म किया तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलेगा हमें। हमें कॉपर चाहिए, हम कॉपर अलग कर लेंगे इससे। ओके, तो सीधे गर्म करके इसका रिडक्शन हो जाएगा। ओके, अब दूसरा हमने देखा था बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, रेलवे पटरी को जोड़ने में भी ये प्रोसेस आता है। रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं उसमें, देखिए कैसे होता है। इसको बोलते हैं थर्माइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, थर्माइड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, Fe2O3 है, Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट है। हेमेटाइट में हमने क्या डाला, रिड्यूसिंग एजेंट डाला, एल्युमिनियम डाला। देखिए एल्युमिनियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और इसको गर्म किया हमने तो क्या बन जाएगा, 2Fe बन जाएगा, यानी कि Fe अलग हो जाएगा और साथ में बनेगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिना। हमें क्या चाहिए, Fe, यही तो अलग करना था, ये अलग हो गया। तो ये जो ये वाली रिएक्शन है थर्माइड रिएक्शन, इसका उपयोग जो पटरियाँ हैं उनको जोड़ने में भी किया जाता है। ओके, पटरियों को जोड़ने में क्या करते हैं, ये वाली रिएक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम किनका करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव है, टॉप पर है जो। इसमें क्या करते हैं हम, तो देखिए एक कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं, और जो जिसका रिडक्शन करना है उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं यानी विलियन बनाते हैं। फिर इसमें इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से या फिर करंट से, पावर देते हैं। तो जो कैटायन होते हैं वो कैथोड पे आते हैं, कैथोड की तरफ आकर्षित होते हैं, और एनाइन जो होते हैं, एनाइन कहाँ पे आते हैं, एनोड पे होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें होता क्या, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए कैथोड होता है नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कैथोड में और कैटायन में। तो कैटायन तो मैंने आपको बताया था सी पॉजिटिव से याद करना है कि जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो एनायन होता है वो नेगेटिव होता है। पर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें हम दो रॉड बनाते हैं, एक कैथोड बनाते हैं और एक एनोड बनाते हैं। तो जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है रॉड, ठीक, यानी नेगेटिव होता है यानी अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव क्या है, कैटायन है, तो कैथोड पे क्या आता है, कैटायन आते हैं, पॉजिटिव वाले आते हैं। और एनोड, एनोड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव क्या है, एनायन। तो एनायन किस पे अट्रैक्ट होगा, एनोड पे होगा। ओके, तो एनोड पे क्या कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ओके, यहाँ पे रिडक्शन होता है। ओके, अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पूछा जाए तो आपको देखिए इस प्रकार से बताना है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट यानी कि ब्रेक होते हैं इनटू आयंस व्हेन करंट इज पास्ड। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं हम, फिर उसमें जब हम करंट डालते हैं तो वो आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जब आयन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव कौन सा होगा, कैटायन होगा, और नेगेटिव क्या होगा, एनायन होगा, आयन में टूट जाएंगे और फिर ये अपोजिट जो चार्ज होंगे उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और उससे चिपक जाएंगे, यानी कि जो एनायन है वो चल जाएगा एनोड पे और जो कैटायन है वो चल जाएगा कैथोड पे। ओके, इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस को समझते हैं। देखिए जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिना का करना है ना, यही होता है इसका ऑक्साइड। तो इसका हमने करना है रिडक्शन करना है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों करेंगे, एल्यूमिनियम क्योंकि टॉप पे है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कैथोड और एनोड बनाएंगे हम खुद से। कैथोड हमने बनाया कार्बन का, कार्बन के इलेक्ट्रोड का, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। और एनोड भी हमने बनाया कार्बन के इलेक्ट्रोड का, ये क्या होता है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव बनाया, एक नेगेटिव बनाया। और जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे वो क्या होगा, जिसका हमने वो करना है, रिडक्शन करना है, उसका हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो हमें करना है एल्यूमिना का, तो एल्यूमिना ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3। ओके, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें क्या डालेंगे, क्रायोलाइट तथा फेल्ड्स्पार डालेंगे। फेल्ड्स्पार और क्रायोलाइट हम किस लिए डालते हैं उसमें, ताकि जो उसका डिसोसिएशन होता है यानी कि ब्रेकिंग होता है, टूटना होता है, वो उसकी रेट बढ़ जाए, मतलब जल्दी जल्दी टूटे, इसलिए हम क्रायोलाइट और फेल्ड्स्पार डालते हैं। ओके, तो जिसमें हम क्रायोलाइट तथा फेल्ड्स्पार ऐड किया जाता है ताकि उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो। दूसरा कारण ये भी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो। ओके, जो गलनांक बिंदु है उनका वो कम हो जाए और डिसएसोसिएशन की रेट इंक्रीज हो जाए। ओके, यानी कि टूटने की दर बढ़ जाए। ओके, तो ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। ओके, करंट को पास करने पे क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना Al2O3 ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, यानी Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव में, यानी O2 नेगेटिव में, इसमें टूट गया, और Al3 पॉजिटिव में टूट गया, इसमें टूट गया, ये दोनों आयन में। अब देखिए माइनस वाला किसके पास चल जाएगा, एनोड के पास, और प्लस वाला किसके पास चल जाएगा, कैथोड के पास चल जाएगा। ओके, तो अब देखिए, तो देखिए ये लिखा है नीचे भी, जो Al3 पॉजिटिव है ये प्लस वाला है जो, ओके, प्लस वाला यानी कि ये क्या है, कैटायन, ये किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, मतलब अपोजिट की तरफ। ओके, और O2 माइनस ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो अब देखिए क्या होता है जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, कैथोड पे जब एल्यूमिनियम का ये पहुँचा आयन तो क्या करेगा, देखिए, तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम के पास 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तभी तो इसके पास पॉजिटिव है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये कैथोड को दे देगा। ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन कैथोड को दे देगा और ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया हमें। ओके, हमें एल्यूमिनियम ही चाहिए था तो एल्यूमिनियम ही प्राप्त हो गया। ओके, तो हमें कैथोड पे क्या प्राप्त हो गया, एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया, वो प्योर। अब यहीं पे देखते हैं एनोड पे क्या हो रहा है,
एनोड पे, O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या बन जाएगा, ये O2 बन जाएगा। ओके, और ये क्या है, इम्प्योरिटी है, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये इम्प्योरिटी है, हमें चाहिए था एल्युमिनियम, ये प्राप्त हो गया हमें कैथोड पे। ओके, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। इसको हम 11th की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे, वहाँ पे भी इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक स्टेप आगे करके यहीं पे आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। अब आगे देखते हैं। एनोड पर इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाती है, एनोड पे देखा हमने कि इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाती है, ठीक, जिसे हम एनोड मड बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, एनोड मड। जो इम्प्योरिटी कलेक्ट हुई है एनोड पे, इसको बोलते हैं एनोड मड। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस को हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ओके, ये हो गया थर्ड स्टेप, जिसमें हमने रिडक्शन किया और डायरेक्ट हमें मेटल मिल गया। ओके, तो अब मेटल मिल गया, तो अब क्या करना है, अब उसको थोड़ा चमका देते हैं। ओके, उसको परिष्कृत कर देते हैं, थोड़ा उसको रिफाइन कर देते हैं। ओके, तो फोर्थ स्टेप हमारा यही है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ओके, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, एक होता है लिक्वेशन और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक अभी हमने पीछे जो देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस वही है, ठीक। तो एक होता है हमारा लिक्वेशन और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, दोनों को देख लेते हैं। लिक्वेशन, फर्स्ट हमारा लिक्वेशन मेथड में क्या करते हैं, मेटल को भट्टी में मेल्ट किया जाता है, फनल में हम डाल देते हैं भट्टी में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे, उसको गला देते हैं बिल्कुल। ओके, और इससे क्या होता है, अशुद्धियाँ जो होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो अलग हो जाती है या फिर वाष्पित हो जाती है, अलग किसी बर्तन में कलेक्ट हो जाएगी या फिर वो वेपर्स बन के उड़ जाएगी, अशुद्धियाँ जो होती है, तथा हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाए। ओके, ये था हमारा लिक्वेशन मेथड। ओके, जो 11th क्लास है उसमें जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है उसमें यही दे रखा है पूरा, लिक्वेशन में जितने टाइप के फनल होते हैं, जैसे ब्लास्ट फनल हो गया और भी जितने प्रकार के फनल होते हैं, ये सब है। ओके, वहाँ पे रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन आपको मिलेगी। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर इसमें वही सेम, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या, कैथोड बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करेंगे, जिसको हमने रिफाइन करना है वो बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए सेम वैसे होगा, इसमें भी कैथोड और एनोड बनाएंगे। कैथोड पे क्या आएगा, प्योर मेटल आएगा, और एनोड पे क्या आएगा, इम्प्योर मेटल आएगा। ओके, हम प्योर मेटल चाहिए, यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिए, और इलेक्ट्रोलाइट किसका बनाएंगे, जिसका हमने रिफाइन करना है, तो सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड, जिसका भी हमने रिफाइन करना है उसका हम बनाएंगे, विलियन बनाएंगे। करंट को पास करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएंगे इनटू आयंस, वही है सारी कहानी, वही है जो पीछे, और दीज आयन माइग्रेट टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स, यानी कि मूव करेंगे, किधर की साइड मूव करेंगे, अपोजिट की तरफ, ठीक है। कैटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है, और एनाइन यानी कि नेगेटिव वाला है जो, वो किधर जाएगा, एनोड की तरफ, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, तो रिफाइन हो जाएंगे। ओके, कैथोड पे प्योर मेटल जमा हो जाएगा और कैथोड मोटा हो जाएगा, ठीक है, जब उस पर जमा होता रहेगा तो मोटा हो ही जाएगा, तो फिर हम उसको अलग कर लेंगे, बस सिंपल, इस प्रकार से ये रिफाइन हो जाएगा। अब देखिए हम कॉपर सल्फेट का देखते हैं एक बार, कॉपर सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। तो कैथोड और एनोड बनाएंगे हम, ठीक है, यानी कैथोड नेगेटिव बनाएंगे और एनोड क्या होगा, पॉजिटिव बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स किसका बनाएंगे, जिसका हमने रिफाइन करना है, यानी कि CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का बनाना है। करंट को पास करने पे क्या होगा, CuSO4 आयंस में टूट जाएगा, यानी Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। अब जो ये Cu2 पॉजिटिव है किसके तरफ जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस की तरफ जाएगा, यानी कैथोड की तरफ जाएगा। ओके, कैथोड की तरफ जाएगा, वहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, और बन जाएगा Cu, कॉपर बन जाएगा। और ये जो है SO4 कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ये वाला इक्वेशन नहीं आएगा यहाँ पे, ये जाएगा कहाँ पे, एनोड पे जाएगा, SO4, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लिखना है आपको, और वहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा ये SO4 बन जाएगा। ये क्या है, इम्प्योरिटी है, इसकी हमें जरूरत नहीं, हमें तो यही चाहिए था कैथोड पे जो मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम रिफाइनिंग कर देते हैं। ओके, तो ये थे 4 स्टेप मेटलर्जी के, 4 स्टेप के बाद जो हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या किया, खनिज से पहले तो हमने ओर निकाला। ओके, सबसे पहले हमने मिनरल देखा था, मिनरल जो कि अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, उससे हमें मिला ओर। ओके, ओर को हमने 4 स्टेप थे उससे हमने क्या किया, शुद्ध किया और उससे मेटल निकाला। ओके, तो मेटल निकालने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, डायरेक्ट हमें मेटल नहीं मिलता है। ओके, डायरेक्ट कौन से मेटल मिलते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में है वो नीचे में, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे में, जैसे कि चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनियम, ये हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, इनमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ओके, अब आगे देखिए,
अब ये मेटलर्जी आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग, ओके, रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए ये होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है क्या। केमिकल बॉन्डिंग इज अ लिंकेज बिटवीन टू और मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब पहली बात तो आपको मॉलिक्यूल और एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जैसे ये O है एक और ये है O2, तो इसमें से मैं बोलूँगा मॉलिक्यूल कौन है और एटम कौन है। तो देखिए जो O2 है ये है मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु है, और जो ये O है केवल O, ये है आपका एटम यानी कि परमाणु। ओके, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलके क्या बनता है, अणु मिलता है, मॉलिक्यूल बनता है। ओके, और जैसे ये जुड़ रखे, देखिए इसमें दो है ना, दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन जिस किसी चीज़ से तो जुड़े ही होंगे, तो जिस चीज़ से जुड़े हैं मतलब जिस लिंकेज से जुड़े हैं उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ लिंकेज बिटवीन टू और मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल। ओके, जैसे हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े रहते हैं, तो बीच में जो भी लिंकेज है इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, अब देखिए आपके सिलेबस में दो प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग दे रखा है, एक तो है आयनिक और एक है कोवैलेंट, तो दोनों के देखेंगे। और आपसे अगर कोई कारण पूछ ले इसका केमिकल बॉन्डिंग का कारण क्या है, तो देखिए द एटम कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव नोबल गैस, ओके, कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि वो एक दूसरे से क्यों जुड़ते हैं, ताकि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस में क्या है, लास्ट कक्षा क्या होता है उनका फुल होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में चाहिए उनको। ओके, यानी उनकी जो लास्ट सेल है उसको फुल करने के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं यानी कि क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जैसे जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देता है और वो अपनी कक्षा पूरी कर लेता है, और जिसके पास कम है वो दूसरे वाले से ले लेता है और अपनी कक्षा को पूरी कर लेता है। ओके, तो इसका एक ही कारण है कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अचीव करना होता है नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन, यानी लास्ट कक्षा को उनको कंप्लीट करना है, इसीलिए ये बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, और ऐसा क्यों करते हैं नोबल गैस, ताकि वो स्टेबल हो सके। नोबल गैस स्टेबल होते हैं, ओके, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं करते हैं और स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने जो लास्ट की कक्षा है उनको पूरा करना पड़ेगा। पूरा कर लो या फिर पूरा खाली कर दो, दोनों में से एक चीज़ हो सकता है। एटम कैन, अब देखिए एटम कैन अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय, कैसे कर सकते हैं, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ओके, जिसके पास ज़्यादा है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। बाय गेनिंग, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, दूसरे से ले लेगा। बाय शेयरिंग, शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हमारे बॉन्ड बनते हैं। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो देखिए आगे, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कर सकते हैं नोबल गैस, कि या तो दे दो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, या फिर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लो किसी से अगर कम पड़ रहे हैं, या फिर क्या करेंगे आपस में ही कर लेते हैं कि तुम मेरे दो ले लो तो और अपने दो दे दो, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो पहला है आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक आबंध। ओके, तो देखिए ये कब बनता है, फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके, मतलब कि इसमें ऐसा होता है कि दो एटम है, तो दो एटम में क्या होगा, एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन है वो परमानेंटली दूसरे को दे देते, यानी इसमें ये होता है कि हमेशा के लिए दे देना। ओके, बचपन में आपने अपने दोस्तों को कुछ दिया होगा, पेन वेन, तो आप बोलते थे कि ले ले हमेशा के लिए रख ले। ओके, तो एक तो हमेशा के लिए रखना होता था और एक होता था उधार। ठीक, तो उधार वाला नहीं है ये। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि अब तेरा ही हो गया ये। ओके, तो ये होता है इसमें। तो एक एटम क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन, हमेशा के लिए दूसरे को दे देता है। ओके, तो ये होता है आयोनिक बॉन्ड। इट इज फॉर्म व्हेन वन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड अदर एक्सेप्ट, मतलब कि एक तो डोनेट करता है और दूसरा उसको स्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तभी बनता है ये आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब आपको एक चीज़ नोट करना है कि इट इज़ ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यह हमेशा मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच ही बनता है। क्या बोला मैंने, आयोनिक बॉन्ड जो है वो हमेशा किन के बीच में बनता है, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल की पहचान क्या है, जो उसका जो लास्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर तीन इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल होगा। नॉन मेटल का क्या है, उसकी लास्ट सेल है उसमें होंगे 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 8 होगा तो नोबल गैस हो गया। तो 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, नॉन मेटल। तो जो आयोनिक बॉन्ड है वो किन के बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है? क्यों? क्योंकि मेटल क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, हमने देख लिया ना, उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, यानी वो डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल तो हमेशा कर्जे में होते हैं, इसलिए उनको चाहिए होता है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा रिसीव करते हैं। तो इसलिए हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल, सोडियम क्या है, एक मेटल है, धातु है। क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अच्छा, ये आपको याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के याद होने चाहिए। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो सोडियम का होता है 11, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 281। ओके, 281 हो गया। क्लोरीन का करते हैं, क्लोरीन का होता है 17, इसका करेंगे 287। ओके, ये हो गया। तो अब देखिए, इसको बनना है नोबेल गैस, इन दोनों को नोबेल गैस बनना है, स्टेबल बनना है। यानी कि लास्ट कक्ष को या तो पूर्ण करो या फिर पूरा ही खाली करो। इसका जो लास्ट कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, यानी अगर इसको अपना लास्ट कक्षा को पूरा करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कोई नहीं देगा इसको। पर ये ऐसा कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं किसी को, मतलब सिर दर्द हटाओ इसको, ये हटा ही देगा, तो इसका जो लास्ट सेल बचेगा ये बचेगा 2 और 8, और जो लास्ट सेल इसकी कंप्लीट होगी। ओके, तो इसलिए ये एक डोनेट कर देता है। और यहीं पे अगर क्लोरीन का देखें, लास्ट सेल क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको बस एक ही चाहिए, सिर्फ एक। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ से ले लेगा और इसके हो जाएंगे 8, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों बना लेते हैं आपस में बॉन्डिंग कि तुम मेरे को एक दे दो, और वो दे देता है, और ये हमेशा के लिए दे देता है, शेयरिंग वेयरिंग नहीं होता है, हमेशा के लिए रखो। ओके, तो देखिए एन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का साइन, तो ये बन जाएगा NaCl, NaCl बन जाएगा। और देखिए वो कैसे लिखते हैं, जैसे Na है पॉजिटिव है, ये Cl है नेगेटिव है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, Na लिखा, ये जितने यहाँ पे होंगे, जितने भी नंबर होंगे ये यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे कितना माइनस है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया। फिर Cl लिखना है आपको, जितने यहाँ पे नंबर लिखे होंगे, जैसे यहाँ 2 पॉजिटिव होता तो यहाँ 2 आ जाता, तो यहाँ पे 1 है तो 1 ही आ गया, तो इसलिए बन गया NaCl। ओके, ये क्या बोल रहा हूँ अभी एक बार और समझाता हूँ आपको दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे एक और देखते हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका होता है परमाणु क्रमांक 13, इसका करते हैं 2 8 3। इसके लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ऑक्सीजन का करते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो देखिए इसके लास्ट कक्ष में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अब देखिए इसको चाहिए कितने, 2, और इसको 3 डोनेट करना है, क्योंकि 5 तो कोई देगा नहीं, इसको 8 करना है टोटल, तो 5 तो कोई दे नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, 3 डोनेट करेगा। ओके, तो क्या बनाएगा ये, देखिए, और इसको चाहिए 2, तो देखिए किस प्रकार से इनमें बॉन्डिंग बनेगी। एल्युमिनियम करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो ऑक्सीजन है उसको चाहिए क्या, 2 चाहिए, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं Al, ये 3 डोनेट करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 लेगा। तो मैंने आपको कैसे बताया कैसे लिखना है, Al, यहाँ जितना होगा वो लिखना है, 2 है तो 2 लिख दिया, फिर O लगा दिया, फिर यहाँ जितना हुआ ये लगा दिया, ये बन गया, तो ये बन गया Al2O3। अब आपके समझ में आ गया होगा कैसे बनता है बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा Al2O3। ये पता चल गया कि ये 2 3 कैसे लिखते हैं। ओके, ऐसे में क्रॉस में आता है, इसके वाला यहाँ पे जाएगा, इसके वाला यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये बन गया Al2O3, ये बॉन्ड बन गया। ओके, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, सहसंयोजिक आबंध बोलते हैं इसको हिंदी में, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, यानी इसमें शेयर करेंगे, बांट के ले लेंगे, साझा कर लेंगे, इसमें क्या होगा, रखने के लिए नहीं देंगे। ठीक, इसमें हम बस शेयर करेंगे, शेयर कर लेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे होगा, नोट देखिए पहले, इट इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमेशा किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल, अधातु और अधातु के बीच में बनता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अधातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, अब देखिए इसके टाइप होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत ईजी है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का साइन ये है, डबल का साइन ये है 2 डंडे, और ट्रिपल का है 3 डंडे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, बस 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है आपस में, तो ये होगा सिंगल वाला। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तब होगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ओके, इसके लास्ट कक्षा में कितना है, 1। इसको लास्ट कक्षा को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। ओके, आपको ये पता है ना कि जैसे ये होता है 2 8 8 18 इस टाइप से होता है। ओके, तो ये जो पहली जो इसका सेल है, पहली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं पहले सेल को, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ओके, और अगर हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसके पास 1 है ऑलरेडी, इसके पास भी 1 है ऑलरेडी। ये क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे, भाई कि तू अपना वाला दे दे मेरे को, तो ये हो गया इसके पास 2, यही बोलेगा भाई तू भी दे दे अपना वाला, तो इसके पास भी हो गए 2। तो इस प्रकार उन्होंने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिया, और अब जो अपनी जो बाहर की सेल है उसको पूरा कर लिया। ओके, तो इसमें बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल का साइन क्या होता है, 1 डंडा। ओके, अब यहीं पे हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का हमने अभी देखा था 8 होता है, इसका करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यानी 2 और 6। लास्ट में कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए, 6 है ऑलरेडी, 2 चाहिए, 2 चाहिए। अब देखिए 2 हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, काम करते हैं, 2 ऑक्सीजन ले लिया, इसके पास कितने 6 है, 6 बना देते हैं, 6। दूसरा ऑक्सीजन बना, इसके पास भी कितने 6। ओके, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ये क्या बोलेगा, भाई तू अपने 2 दे दे, ये 2 ले लिया इसने, तो इसके हो गए 8। ये बोलेगा कि बाद में तू भी अपने 2 दे दे, तो इसके भी हो गए 8। ओके, तो इस प्रकार इन्होंने क्या कर लिया, साझेदारी कर ली इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसलिए ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इसी प्रकार हम नाइट्रोजन का देख सकते हैं। नाइट्रोजन ओके नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 7। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2 और 5। ओके, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ओके, तो देखिए एक नाइट्रोजन ये बनाया मैंने, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन और बना है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा बना दिया 1। अब क्या, इसको चाहिए 3, इसको भी चाहिए 3, तो ये इससे ले लेगा 3 पहले, और ये इससे ले लेगा 3। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इसलिए बनाया यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका साइन क्या होता है, 3 डंडे। ओके, तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तीनों टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बता दिए मैंने आपको। अब लास्ट टॉपिक बच गया इस चैप्टर में, एलॉयज। एलॉयज यानी कि मिश्र धातु। ओके, मिश्र धातु बच गए, एलॉयज। तो एलॉयज होते क्या, मिश्र धातु, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। होमोजीनियस मेटल यानी कि एक टाइप के। ओके, जैसे कि पानी और चीनी को हमने मिलाया। ओके, तो पानी और चीनी को मिलाया हमने, एक बाल्टी में घोल दिया पूरा, ठीक है, पूरा अच्छे से घोल दिया। अब एक गिलास निकालूंगा मैं, चलिए 5 गिलास निकालता हूँ मैं अलग अलग गिलास से, तो हर गिलास में जो पानी और चीनी का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये वाला मीठा लग रहा है और ये वाला कम मीठा लग रहा है। ओके, अगर अच्छे से घुला होगा मैंने तो सब में बराबर ही होगा, तो इसी को बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि जो प्रोपोर्शन होगा, मिक्सचर का प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, यानी पानी और चीनी का जो होगा रेशियो होगा सब में बराबर होगा। अगर यहाँ एक चीनी था और एक पानी था, तो इसमें भी 1-1, इसमें भी 1-1, इसमें भी 1-1 होगा। ओके, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस। तो जो अलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, यानी उनको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनाया जाता है। ओके, मिश्र धातु की प्रॉपर्टी बेटर देन मेटल, मतलब कि जो मिश्र धातु होती है उसकी प्रॉपर्टी जो सिंपल मेटल होते हैं उनसे अच्छी होती है। जैसे कि स्टील है, स्टील किससे बनता है, आयरन से बनता है। तो जो स्टील है, स्टील की प्रॉपर्टी आयरन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टील में जंग नहीं लगता, लोहे में जंग लग जाता है। ओके, स्टील बहुत ज़्यादा लचीला होता है और आयरन नहीं होता है, तो स्टील अच्छा होता है। ये एक क्या है, अलॉय है। इसमें हम देखिए क्या क्या मिलाते हैं, आयरन, निकिल, क्रोमियम, कार्बन, ये सब मिला देते हैं। ओके, जिससे ये क्या होता है, मिश्र धातु बन जाता है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आयरन से अच्छी हो जाती है, मेटल से अच्छी हो जाती है। यानी जो मिश्र धातु है अच्छे होते हैं मेटल से, सिंपल। तो कुछ मिश्र धातु हैं यहाँ पे, इनके कंपोजिशन पूछे जाते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बने। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन तो हो गई, निकिल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। ओके, आयरन, निकिल, क्रोमियम, कार्बन। ओके, ब्रास यानी कि पीतल, पीतल में होता है कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, कांसा में होता है कॉपर और टिन। सोल्डर, लेड और टिन। ड्यूरेलियम यानी कि एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओके, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ड्यूरेलियम का इसका इस्तेमाल करते हैं हम एयरक्राफ्ट बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, एयरक्राफ्ट। क्यों, क्योंकि ये हल्का होता है बहुत और मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं हम एयरक्राफ्ट बनाने में। ओके, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम मिश्र धातु है, देखिए ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बना होता है। ये क्या होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का टूल होता है। ओके, यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को हम मिलाते हैं तो ये बनता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या होता है, लाइट वेट टूल होता है। मतलब जैसे हमें लाइट वेट टूल बनाना है, हल्के टूल्स बनाने हैं, तो औजार बनाए, हल्के औजार बनाने हैं, तो इसके लिए हम मैग्नीशियम धातु का उपयोग करते हैं, धातु नहीं एलॉय का उपयोग करते हैं। ओके, फिर है जर्मन सिल्वर। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर है नहीं कहीं पे भी। देखिए इसके कंपोजिशन में आपको कहीं पे भी सिल्वर नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शन में सिल्वर को भी डाल के रखते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पे, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका होता है, कॉपर, निकल और जिंक का। इसका भी इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो एयरप्लेन है उसके पंख बनाने में, विंग्स बनाने में। ओके, अमेलगम। अमेलगम क्या होता है, अमेलगम यानी कि किसी भी मेटल में हमने पारे को मिला दिया। ओके, किसी भी एलिमेंट में हमने क्या मिला दिया, मरकरी को मिला दिया, तो उसी को बोलते हैं एमेलगम। ओके, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो एमेलगम में क्या, एक चीज़ तो जरूर होना चाहिए, पारा होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी मिला दो तो वो बन जाता है एमेलगम। ओके, एमेलगम यानी कि पारा प्लस अन्य तत्व, कोई सा भी तत्व मिला दो, हो गया एमेलगम। टांका। टांका क्या होता है, टिन और लेड। ये देखिए, ये सोल्डर और टांका ये दोनों सेम कंपोजिशन है इन दोनों का। ओके, टांका में भी लेड और टिन होता है और शोल्डर में भी लेड और टिन होता है। टाइप मेटल। टाइप मेटल देखिए, जो टाइपिंग वाइपिंग करते हैं ना, जो प्रिंटिंग वाले में, उसे बोलते हैं टाइप मेटल। टाइप मेटल में देखिए क्या होता है, लेड होता है, टिन होता है और एंटीमनी होता है। इन तीनों को मिलाते हैं तो टाइप मेटल बनता है। ओके, टाइप मेटल में इनको क्यों मिलाते हैं, आगे शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया, क्योंकि इनमें फ्लोइंग कैपेसिटी कम होती है। जैसे हमने कुछ लिखा, ठीक है, हमने लिखा साइको, लिखा साइको, अब कुछ ऐसे ऐसे लिख दिया कि ये फैल गया, थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे फैल गया। ओके, तो पर अगर हम इन टाइप मेटल के थ्रू लिखें, टाइप मेटल से लिखेंगे इनको, तो ये ऐसे ही बने रहेंगे, जैसे लिखा हमने साइको वैसे बने रहेंगे। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेड, टिन और एंटीमनी, इसको मिलाएंगे तो टाइप मेटल बनता है। और ये क्या करता है, ये फैलता नहीं है, जो हम लिखेंगे सेम टू सेम वैसे ही रहता है। ओके, गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, टिन और जिंक होता है। कॉपर, टिन और जिंक इसमें होता है गन मेटल। ओके, फ्यूज, लेड और टिन, फिर से एक और आ गया सेम। सोल्डर, फ्यूज और टांगा, ये तीन क्या होते हैं, लेड और टिन के बने होते हैं। ओके, इनके कंपोजिशन सेम हुए, सोल्डर, टांका और फ्यूज। ओके, तो ये हो गया आपका अलॉयज भी हो गया, अलॉयज भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, अब आगे देखते हैं आयनिक यौगिक, यानी कि आयनिक कंपाउंड के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। आयनिक यौगिक कौन बनाते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जो आयनिक यानी कि मेटल प्लस नॉन मेटल जब बॉन्ड शेयर करते हैं तब बनता है आयोनिक बॉन्ड, और जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे NaCl, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ओके, आयनिक यौगिक है। तो इनके हम गुणधर्म देखते हैं, जैसे कि फिजिकल नेचर देखते हैं पहले। आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं और कठोर होते हैं, यानी सेम है, रिजिड होते हैं। ओके, भंगूर होते हैं। भंगूर यानी कि एक हथौड़ा मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, भंगूर का मतलब। दाब डालने पर टूट जाते हैं, दाब डालने पर टूट जाते हैं। ओके, ये हो गया इसका फिजिकल नेचर। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, जो इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, अभी देखा हमने ऊपर। तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा, जितनी, अरे जैसे कि दो दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपस में, एकदम से चिपक रखे हैं, उनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है। ओके, इसी टाइप से उनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उनको दूर करने के लिए उतनी ज़्यादा ही वो चाहिए हमें एनर्जी। जैसे दो चुंबक मान के चलते हैं, जो अगर हैवी चुंबक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक को चिपक रखे, तो उनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए उनको हटाने के लिए। तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर्स अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ओके, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। जल में घुलनशील पर कैरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलय। ओके, यानी जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन कैरोसिन, पेट्रोल में डालेंगे तो वहाँ पे नहीं घुलेंगे। ओके, विद्युत चालकता। ओके, यानी कि करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, तो केवल गलित अवस्था में, केवल लिक्विड फॉर्म में। ओके, जब लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, गलित अवस्था में रहेंगे, गले होंगे, तभी ये अपने अंदर से विद्युत को पास होने देंगे। ओके,
अब एक है एक्वारेजिया, आपने सुना होगा एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं और हिंदी में इसी को बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्लराज। इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल वाटर या फिर एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? तो HCl और HNO3 को मिला के बनाते हैं एक सोल्यूशन। इस रेशियो में मिलाते हैं। HCl का 3 होता है, HNO का 1 होता है। ये रेशियो याद रखना है। HCl का कितना होता है? 3, HNO का कितना होता है? 1। इस रेशियो में इन दोनों अम्ल को मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। ओके, एक्वारेजिया बनता है। और एक्वारेजिया का काम क्या है? तो ये है कि सोने को भी घोल देता है। सोने को घोलने का मीन क्या है कि जैसे सोना है उसमें अशुद्धियाँ आ जाती है कुछ टाइम बाद, तो उसको साफ करने में बहुत कठिनाई है, तो हम क्या करते हैं एक्वारेजियम में उसको डाल देते हैं तो वो पूरा घुल जाता है। इससे क्या होता है? अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और सोना हम अलग कर लेते हैं उसमें लास्ट में। ओके, तो ये होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजियम हम सोने को भी घोल सकते हैं। इसका रेशियो होता है 3:1 होता है HCl का। ठीक है, HNO3। अब आगे देखिए एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग हमने शायद पीछे भी देखा था कि एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग। ऐसे क्यों करते हैं? ताकि इससे हम जंग से बचा सके, जंग ना लगे इसके ऊपर। तो इसमें क्या करते हैं? वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है जो इसे संक्षारण से बचाता है। ठीक है, हमने एनोडाइजिंग कर दिया, एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी परत चढ़ा दी ऑक्साइड की। तो अगर जब ये वायु के संपर्क में रहेगी तो इसके ऊपर जो है ऑक्साइड की परत पहले से ही है, तो इसके ऊपर तो इसका जो संक्षारण नहीं हो, कोरोजन नहीं होगा। तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम एल्युमिनियम को क्या करते हैं? एनोडाइजिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक मोटी सी परत चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। ओके, तो सेम वही है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका बनता है? इसमें H2SO4 का बनता है। एनोड पर O2 जमा हो जाता है, एनोड पे O2 जमा होगा तभी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्साइड बनेगा उसका। ओके, से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मोटी परत बन जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे मोटी परत चढ़ जाती है इस प्रकार से। अब लास्ट टॉपिक बच गया हमारा कोरोजन। कोरोजन हम संक्षारण हम पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने एग्जाम्पल को नहीं देखा था, बस आयरन का देखा था, जंग लगना आयरन पे। तो देखिए जो संक्षारण होता है अलग अलग मेटल्स में होता है, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन का तो देख लिया था। तो देखिए कैसे होता है सिल्वर में। अगर हम सिल्वर को यानी चांदी को वायु में छोड़ देते हैं, ओके, या फिर ऐसे देखते हैं चांदी की चेन अगर आपने कभी पहनी होगी तो कुछ समय बाद वो काली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर वो बन जाता है, उस पर बन जाता है Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। Ag2S ये सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं कोरोजन। इसका नाम भी कोरोजन ही हुआ। ठीक है, अब कॉपर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ये भी हो गया कोरोजन का एग्जाम्पल। लोहे का ये तो आपने देखा ही होगा। लोहे पे कैसा बनता है? भूरे रंग का बनता है जंग, और उसका फॉर्मूला क्या होता है जंग का? Fe2O3.XH2O। ठीक है, Fe2O3.XH2O ये होता है जंग का फॉर्मूला। और जंग का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? बचाव कैसे? यशद लेपन। ओके, यशद लेपन यानी कि गैल्वनाइजेशन। ओके, जैसे आयरन पे हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो गैल्वनाइजेशन, जिंक की परत को चढ़ाने को ही बोलते हैं हम गैल्वनाइजेशन। ओके, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम की लेयर चढ़ा सकते हैं। एनोडीकरण ऊपर हमने देख लिया, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर हम करते हैं। ओके, तो ये हो गया कोरोजन से सुरक्षा। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे आपका खत्म होता है। ठीक, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।